हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम कक्षा 12 इतिहास अध्याय 1 ईंटें मनके तथा अस्थियां चैप्टर की स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और सभी ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। तो आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस आएँ उनके नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। देखिए, इस चैप्टर में हम हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के पश्चात जो भी चीज़ें हमें मिली हैं उनसे पता लगाएंगे कि उस ज़माने में हड़प्पा सभ्यता के लोग किस तरीके से रहते थे, कैसा अपना जीवन व्यतीत करते थे। देखिए, हमें ईंटें, मनके तथा अस्थियों की स्टडी करना है इस चैप्टर में। ईंटों का मतलब आप सब जानते हैं। मनकों का मतलब होता है गले में मोतियों की माला, धागे में पिरोकर जो मोतियों की माला पहनी जाती है उन्हें मनके कहा जाता है। लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के लोग मोतियों की माला नहीं पहनते थे, बल्कि मनकों की जगह पर वो यूज़ करते थे हाथियों के दांत या फिर कुछ भी रंग बिरंगे पत्थर। ये सब चीज़ें मनकों के तौर पर वह यूज़ करते थे। उसके बाद हमें अस्थियों की स्टडी करना है, जानवरों की, इंसानों की, और उससे हमें पता लगेगा कि उस समय पर कौन कौन से जानवर इस्तेमाल होते थे हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा। सबसे पहले हम इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, उसके बाद प्रश्नोत्तरों की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो हड़प्पा संस्कृति को सिंधु नदी की घाटी में फैले होने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी उसी के नाम पर रखा गया है। हड़प्पा संस्कृति के दो प्रसिद्ध केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं। देखिए, अगर आप इन पॉइंट्स को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से आपके सारे ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 से 1922 में दयाराम साहनी, रखालदास बैनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई। हड़प्पा सभ्यता का काल विकसित सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु मुहर या सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। देखिए, पुरा का मतलब होता है पुरानी और वस्तु का मतलब चीज़ें। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत। अगर हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानना है तो इन स्रोतों के थ्रू हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान पाएंगे। पहला है मृद भांड, भौतिक अवशेष, आभूषण, औजार, मोहरें, इमारतें, खुदाई में मिले सिक्के इत्यादि। हड़प्पाई संस्कृति के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान जो अभी पाकिस्तान का हिस्सा है, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। उसके बाद है इसके प्रमुख स्थल नागेश्वर, बालाकोट, चहुदड़ो, कोटदीजी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी इत्यादि। यह एक नगरीय सभ्यता थी। देखिए, आज हम जिस तरीके से नगरों में रहते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग भी नगरों में रहा करते थे। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी नगर निर्माण योजना है। उसके बाद हड़प्पाई स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल है। इस तरीके के अनाज पहले के लोग खाया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख जानवर कौन कौन से वहाँ पर इस्तेमाल होते थे? भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर। वृषभ यानी बैल का प्रयोग कृषि कार्य में खेत जोतने के लिए किया जाता था, यानी कि बैलों का प्रयोग खेती करने के लिए ज़्यादा मात्रा में वहाँ के लोग करते थे। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की बस्तियाँ दो भागों में विभाजित थीं, दुर्ग और निचला शहर। यानी कि जो भी हड़प्पा सभ्यता की बस्तियाँ थीं वो दो भागों में विभाजित थीं, दुर्ग और निचला शहर। हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति द्वारा बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे को ये काटती थीं। जल निकास प्रणाली अनूठी थी। जो घरों का गंदा पानी निकलता था उसके लिए अनूठी जल निकास प्रणाली बनाई गई थी। कहीं भी पानी ठहरता नहीं था और नालियों से उनको जोड़ दिया जाता था और नालियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थीं। निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है तथा दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता है। उसके बाद नहरें, कुएं, जलाशय सिंचाई के प्रमुख स्रोत थे। यानी कि खेती किसानी में पानी लगता है, सिंचाई होती है, तो वह सिंचाई नहरें, कुएं और जलाशयों के माध्यम से होती थी। विशाल स्नानागार एक आयताकार जलाशय है, यानी कि नहाने धोने के लिए भी वहाँ पर अच्छी व्यवस्था थी। विशाल स्नानागार बनाए गए थे। हड़प्पा सभ्यता के शवादानों में आमतौर पर मृतकों को दफनाया गया था। देखिए, शवादान का मतलब होता है शमशान घाट, और पहले लोगों को जलाया नहीं जाता था, लोगों को दफनाया जाता था और वो भी गर्तों में, यानी कि लेयर्स में। आभूषणों व मनकों को तोड़ने के लिए बांट का प्रयोग होता था। जो भी आभूषण थे, जो भी मनके थे, उनको तोड़ने के लिए बांट का प्रयोग होता था और यह चट नाम के पत्थर से बनाए जाते थे। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ, यानी कि कौन कौन से पदार्थों से मिलके मनके बनते थे? कार्निलियन, जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सेल खड़ी जैसे पत्थर
तांबा, कांसा तथा सोने जैसी वस्तुएं, धातुएं तथा शंख, फ्यांस और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनकों को बनाने में किया जाता था और इनके आकार बेलनाकार, चक्राकार, गोलाकार तथा खंडित होते थे, यानी कि जिसको जैसी डिजाइन चाहिए उसके अकॉर्डिंग बना दिया जाता था। मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। उसके बाद हड़प्पा में पाई जाने वाली लिपि को पढ़ने में विद्वान अभी तक असमर्थ हैं। देखिए, लिपि का मतलब होता है जो भी चीज़ हम देखते हैं, सोचते हैं, उसको जो हमने देखा है और सुना है उसको प्रॉपर तरीके से लिख देना शब्दों के रूप में लिपि कहलाता है। हड़प्पा की लिपि वर्णमालीय थी, यानी कि हड़प्पा की जो लिपि थी उसमें वर्ण थे और उन वर्णों की संख्या 375 से 400 थी और संभवतः दाईं से बाईं ओर यह लिपि पढ़ी जाती थी, लेकिन यह लिपि अभी तक पूरी तरीके से नहीं पढ़ी जा सकी है। उसके बाद है हमारा हड़प्पा सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तनों, वनों की कटाई, बाढ़, नदियों का सूख जाना, मार्ग बदलन, भूकंप, भारी आक्रमण इत्यादि के कारण हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता के विनाश के कारण ये सब हैं और जो हम अभी कर रहे हैं यानी कि हमारा भी विनाश निकट है। अब हम प्रश्नोत्तरों की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची हमें बनाना है और हमें बताना है कि ये पदार्थ कहाँ कहाँ से प्राप्त होते थे। तो मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। कार्निलियन, सुंदर, लाल रंग का जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेल खड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फ्यांस, पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में किया जाता था। तो इन चीज़ों का प्रयोग मनकों को बनाने में किया जाता था। उसके बाद दो तरीके जिनके द्वारा हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करते थे। कौन कौन से वो तरीके थे जिनके द्वारा हड़प्पावासी मनके बनाने के लिए शिल्प प्राप्त करते थे या फिर चीज़ें प्राप्त करते थे? तो उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में जहाँ शंख आसानी से उपलब्ध था बस्तियाँ स्थापित कर लीं, वहीं पर उन्होंने बस्तियाँ बना लीं जहाँ पर शंख आसानी से उन्हें मिल जाता था। उन्होंने राजस्थान के खेतड़ी अंचल तांबे के लिए तथा दक्षिण भारत सोने के लिए ऐसे क्षेत्रों में अपने अभियान भेजे, यानी कि सोने और तांबे को प्राप्त करने के लिए इन दो जगह पर उन्होंने अपने अभियान भेजे। तो पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अन्य सभ्यताओं की अपेक्षा सिंधु घाटी की सभ्यता के विषय में हमारी जानकारी कम क्यों है? अपने तर्क से व्याख्या करें, अपने अकॉर्डिंग इसे बताएं। तो अन्य सभ्यताओं की अपेक्षा सिंधु घाटी की सभ्यता के विषय में हमारी जानकारी निम्नलिखित कारणों से कम है। सबसे पहला, उस काल की लिपि आज तक नहीं पढ़ी जा सकी है। जो लिपि थी, जो लिखा गया है वो आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। केवल पुरातात्विक अवशेषों, देखिए पुरातात्विक का मतलब होता है जो खुदाई के पश्चात हमें पुरानी चीज़ें मिली हैं वो अध्ययन करते हुए अनुमान के आधार पर ही सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जो समय है या फिर उसका विकास है वो बताया गया है, जबकि अन्य सभ्यताओं के संदर्भ में जानकारी का मुख्य आधार उनकी लिपि का पढ़ा जाना है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमें कम इसलिए है क्योंकि उस समय जो लिपि थी, जो लिखा गया था वो हम नहीं पढ़ पाए। उसके बाद जो भी हमें खुदाई में अवशेष मिले हैं उनसे ही हम पता लगा पाए हैं और ये कहें कि हमने सिर्फ प्रिडिक्ट किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन के दौरान कनिंघम के मन में क्या भ्रम था? देखिए, कनिंघम के बारे में जाने उससे पहले कुछ चीज़ें समझेंगे। पहली है पुरातत्व। पुरातत्व क्या होता है? जिस युक्ति से धरती में दबे इतिहास के पन्नों को उजागर किया जाता है पुरातत्व कहलाता है और पुरातत्व की स्टडी करने वाले को पुरातत्वविद कहते हैं और कनिंघम एक पुरातत्वविद था। अब हम इस प्रश्न को समझ लेते हैं। तो आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। यहाँ तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि भी आरंभिक इतिहास लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी तथा उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी, यानी कि वह भी इंटरेस्टेड था सिर्फ 6वीं और 4वीं शताब्दी के बीच में जो कुछ हुआ उस सब चीज़ों में। कई और लोगों की तरह उसका भी ये मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की नदी में पनपे पहले शहरों के साथ हुआ है। तो ये सब उसके मन में भ्रम थे। अगला हमारा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन के दौरान मार्शल और कनिंघम के द्वारा अपनाए गए तकनीक में क्या अंतर था? देखिए, ये तो हम जानते हैं कि हर व्यक्ति का अपना अलग तरीका होता है काम करने का, तो हमें बताना है कनिंघम और मार्शल के क्या क्या अलग अलग तरीके थे। और मार्शल और कनिंघम दोनों पुरातत्वविद थे जो पुरानी चीज़ें मिलती थी उनका अध्ययन करके हमें बताते थे।
मार्शल पुरास्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा कर पूरे टीले में समान परिमाण वाली नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन करने का प्रयास करते थे। देखिए, उत्खनन का मतलब होता है खुदाई। इसका यह अर्थ हुआ कि अलग अलग स्तरों से संबंध होने पर भी एक इकाई विशेष से प्राप्त सभी पुरावस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत कर दिया जाता था। देखिए, पुरावस्तुओं का मतलब होता है पुरानी चीजें जो खुदाई के पश्चात हमें प्राप्त होती हैं। परिणाम स्वरूप इन खोजों के संदर्भ के विषय में बहुमूल्य जानकारी हमेशा के लिए लुप्त हो जाती थी या फिर गायब हो जाती थी। व्हीलर ने इस समस्या का निदान किया। व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। तो ये हमारा प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, सावाधान हड़प्पा सभ्यता में व्याप्त सामाजिक विषमताओं को समझने का एक बेहतर स्रोत है। देखिए, सावाधान का मतलब होता है शमशान घाट और सामाजिक विषमताओं का मतलब होता है समाज में व्याप्त गरीबी, अमीरी, ऊंच नीच, ये सब चीज़ें। तो सावाधान का अध्ययन सामाजिक विषमताओं को परखने की एक विधि है। हड़प्पा स्थलों से मिले सावाधानों में आमतौर पर मृतकों को दफनाया जाता था। देखिए, यह बात पुख्ता है कि हड़प्पा सभ्यता को लोगों को जलाया नहीं जाता था, उनको दफनाया जाता था और मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। इन गर्तों की बनावट एक दूसरे से अलग होती थी। जितनी भी गर्त थी सबकी बनावट एक दूसरे से अलग होती थी। कुछ कब्रों में कंकाल के पास मृदभांड तथा आभूषण मिले हैं जो इस ओर संकेत करते हैं कि इन वस्तुओं का प्रयोग मृत्युपरांत किया जा सकता है। पुरुष एवं स्त्री दोनों के सावाधानों से आभूषण मिले हैं। देखिए, पुराने समय में लोगों के शरीर पर जो भी रह जाता था, जैसी स्थिति में वह मरते थे, जो भी चीज़ें उनके शरीर पर रह जाती थी, आभूषण रह जाते थे, उनको उनके समेत ही गड़ा दिया जाता था। लेकिन आजकल क्या होता है, कोई आभूषण निकाल लिए जाते हैं जलाने से पहले। तो ये सब चीज़ें हो गई जिससे हमें पता चलता है कि सावाधान हड़प्पा सभ्यता में व्याप्त सामाजिक विषमताओं को समझने का एक बेहतर स्रोत है। अगला हमारा प्रश्न है, हड़प्पाई जल प्रबंध पर हमें एक लेख लिखना है, या फिर आप यूं कहें कि जल निस्तारण प्रबंध पर हमें एक लेख लिखना है। देखिए, हड़प्पा के लोग इस मामले में हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे थे। हम अभी तक अपनी नालियों को प्रॉपर तरीके से नहीं बना पाए हैं। अगर थोड़ा भी पानी गिर जाता है तो बाढ़ जैसी समस्या आने लगती है। तो हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है हड़प्पा वाले लोगों से। इस नगर की एक प्रमुख विशेषता इसका जल निकास प्रबंध था। इस नगर की नालियाँ मिट्टी के गारे, चूने और जिप्सम की बनी हुई थी। इनको बड़ी ईंटों और पत्थरों से ढक दिया जाता था, जिनको ऊपर उठाकर इन नालियों की सफाई की जा सकती थी। घरों से बाहर छोटी नालियां सड़कों के दोनों ओर बनी हुई थी, जो बड़ी और पक्की नालियों में आकर मिल जाती थीं। वर्षा के पानी के निकास के लिए बड़ी नालियों का घेरा 2.5 से 5 फुट तक था। घरों से गंदे पानी के निकास के लिए सड़कों के दोनों ओर गड्ढे बने हुए थे। इन तथ्यों से यह साबित होता है कि सिंधु घाटी के लोग अपने नगरों की सफाई पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते थे। यानी कि हमें इनसे काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है। हम आज भी इनसे काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं इस मामले में। अगला प्रश्न है, हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की हमें चर्चा करना है कि हड़प्पा सभ्यता में उनके शासकों ने कैसे कैसे कार्य किए, कैसे निर्णय लिए और उनको कैसे कार्यान्वित किया। तो हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जाते थे। वे इसके लिए एक साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं कि हड़प्पाई पुरावस्तुओं में असाधारण एक रूपता देखने को मिलती है। यानी कि जो भी पुरावस्तुएं, पुरानी चीज़ें हैं, एक जैसी हड़प्पा सभ्यता में सभी थीं। उदाहरण से समझ लेते हैं, मृदभांड भी एक जैसे थे, मुहर भी एक जैसी थी, बांट भी एक जैसे थे और ईंट भी एक जैसी थी। बस्तियों की स्थापना के बारे में निर्णय लेना, बड़ी संख्या में ईंटों को बनाना, शहरों में विशाल दीवारें, सार्वजनिक इमारतें, उनकी नियोजन करने का कार्य, दुर्ग के निर्माण से पहले चबूतरों का निर्माण, लाखों की संख्या में विभिन्न कार्यों के लिए श्रमिकों की व्यवस्था, ये सब शासक ही किया करते थे। उसके बाद कुछ पुरातत्वविद यह मानते हैं कि सिंधु घाटी की समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया के एक समान हड़प्पाई लोगों में भी एक विनाश ने इसे अंतिम रूप में समाप्त कर दिया। यह मात्र संयोग ही नहीं हो सकता है कि मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण में आभास होता है कि यहाँ पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों का जनसंहार किया गया था, यानी काफ़ी मात्रा में मारा गया था। पारिस्थितिक साक्ष्यों के आधार पर इंद्र अभिमुक्त माना जाता है। R.E.M. व्हीलर, हड़प्पा 1946, एंशिएंट इंडिया जर्नल 1947 से उद्धत। 1960 के दशक में जॉर्ज डेल्स नामक पुरातत्वविद ने मोहनजोदड़ो में जनसंहार के साक्ष्यों पर सवाल उठाए। यानी कि यह जानकारी सही है या फिर नहीं, ये भी हम नहीं कह सकते कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जनसंहार किया गया था। उन्होंने दिखाया कि उस स्थान पर मिले सभी अस्थि पंजर एक ही काल से संबंधित नहीं थे। अगर जनसंहार किया जाता तो एक ही काल में बहुत सारे लोगों का निधन होता, बहुत सारे अस्थि पंजर मिलते, लेकिन ऐसा नहीं था। हालांकि इनमें से 2 से निश्चित रूप से संहार के संकेत मिलते हैं, पर अधिकांश अस्थियां जिन संदर्भों में यह इंगित करती हैं कि अत्यंत लापरवाही तथा
श्रद्धाहीन तरीके से बनाए गए समाधान थे, यानी कि अच्छी तरीके से समाधान नहीं बनाए जाते थे। शहर के अंतिम काल से संबंध विनाश का कोई स्तर नहीं है। व्यापक स्तर पर अग्निकांड के चिन्ह नहीं है, यानी कि अगर ज़्यादा संख्या में जनसंहार होता तो बहुत ज़्यादा लोगों को जलाया जाता या फिर उन्हें दफनाया जाता, तो ऐसी कोई चीज़ें वहाँ पर नहीं मिली हैं। चारों ओर फैले हथियारों के बीच कवचधारी सैनिकों के शव नहीं है। दुर्ग जो शहर का एकमात्र किलेबंद भाग था, अंतिम आत्मरक्षण के भी वहाँ पर कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, और ये सब यहाँ से लिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, चर्चा कीजिए कि पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें तो वहाँ की लिपि अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है, तो अगर हमें कुछ भी हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानना है तो जो पुरातत्वविदों ने कहा है उसी को आधार मानकर हमें आगे बढ़ना होगा। जैसा कि हम जानते हैं, विद्वानों को हड़प्पा में पाई गई लिपियों को पढ़ने में असफलता नहीं मिली है। ऐसे में पुरातत्वविदों के लिए पुरावस्तुएं ही हड़प्पा संस्कृति के पुनर्निर्माण में सहायक रही हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन, औजार, आभूषण, धातु, मिट्टी और पत्थरों के घरेलू वस्तुएं। कुछ अज्वलनशील कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी और रस्सी आदि लुप्त हो चुके हैं। कुछ चीजें ही बची हैं, जैसे पत्थर, चिकनी मिट्टी, धातु और टेरिकोटा आदि। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि शिल्पियों द्वारा कार्य करते हुए कुछ प्रस्तर पिंड और अपूर्ण वस्तुओं को उत्पादन के साथ काटते या फिर बनाते समय फेंक दिया जाता था, जिन्हें पुनर्निर्मित नहीं किया जा सकता था। देखिए, जो भी शिल्पी सामान बनाते थे, सामान बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल बच जाता था उसको फेंक देते थे, और उसी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। यही पूरा वस्तुएं हमारे लिए उपयोगी साबित हुई हैं, नहीं तो हमें संस्कृति के महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी अधूरी ही प्राप्त होती। पुरातत्वविदों ने उन्हीं पुरावस्तुओं के आधार पर मानव जाति के क्रमिक विकास को चिन्हित किया है। उनका वर्गीकरण धातु, मिट्टी, पत्थर, हड्डियों आदि में किया है। देखिए, जो भी शिल्पी थे कुछ भी प्रोडक्ट बनाते थे, बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल बचता था उसको फेंक देते थे, और उनकी स्टडी पुरातत्वविदों ने की है। पुरातत्वविदों ने दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव मौसम और उन तत्कालीन कारणों को माना जो उन्हें आभूषणों और औजारों आदि पर दिखाई दिए। पुरातत्वविद पुरावस्तुओं की पहचान एक विशेष प्रक्रिया द्वारा करते हैं, जैसे किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं थी। देखिए, सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं हर सभ्यता के लोगों में होती हैं। सामाजिक भिन्नताओं की अगर हम बात करें तो ऊंची जाति और नीची जाति के लोग, और आर्थिक भिन्नता की बात करें तो अमीरी और गरीबी। जैसा हड़प्पा सभ्यता कालीन मिस्र के पिरामिडों में कुछ राजकीय समाधान प्राप्त हुए जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। पुरातत्वविदों ने कुछ घटनाओं को अनुमानित भी किया है। देखिए, 100% श्योर पुरातत्वविद भी नहीं है, कुछ अनुमान भी उन्होंने लगाए हैं। उदाहरण स्वरूप पुरातत्वविदों ने हड़प्पाई धर्म को अनुमान के आधार पर आंका है। देखिए, धर्म को अनुमान के आधार पर आंका है, कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। अर्थात कुछ विद्वान वर्तमान से अतीत की ओर बढ़ते हैं। कुछ नीतियां पात्रों के संबंध में और पत्थर की चक्कियों के बारे में युक्ति संगत रही हैं, तो कुछ धार्मिक प्रतीकों के संबंध में शंकाग्रस्त रही हैं। देखिए, कुछ धार्मिक प्रतीक थे, उनके संबंध में पुरातत्वविद शंकाग्रस्त रहे हैं, यानी कि पूरी तरीके से कन्फर्म नहीं है। जैसे कई मुहरों पर रुद्र के चित्र अंकित हैं। पुरावस्तुओं की उपयोगिता की समझ हम आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी समानता के आधार पर लगाते हैं। उदाहरण स्वरूप, कुछ हड़प्पा स्थलों पर मिले कपास के टुकड़ों के विषय में जानने के लिए हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्यों जैसे मूर्तियों के चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है, तथा कुछ वस्तुएं पुरातत्वविदों को अपरिचित लगी तो उन्होंने धार्मिक महत्व भी समझ लिया। देखिए, कुछ चीज़ पुरातत्वविदों को समझ नहीं आई तो उन्होंने उसे धार्मिक महत्व की चीज़ें समझ लिया। कुछ मोहरों पर भी अनुष्ठान के दृश्य, पेड़ पौधे अर्थात प्रकृति की पूजा के संकेत मिलते हैं, तथा पत्थर की शंखाकार वस्तुओं को लिंग के रूप में दर्शाया गया है। पुरातत्वविदों ने कोटदीजी सिंधु नदी के तट पर 39 फीट नीचे मानव जीवन वृत्ति के अवशेष प्राप्त किए हैं। कौशाम्बी के निकट चावल और हड़प्पाकालीन मिट्टी के बर्तन मिले हैं। लोथल से बांट, चूड़ियाँ और पत्थर के आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। काले और लाल रंग की मिट्टी के बर्तन, आकृतियाँ और अवशेष मिले हैं। पुरातत्वविदों ने विभिन्न वैज्ञानिकों की मदद से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पर कार्य किए हैं। कई अन्वेषण, व्याख्या, विश्लेषण से निष्कर्ष निकाले हैं, जिनमें कुछ असफल भी रहे हैं। देखिए, पुरातत्वविद भी पूरी तरीके से कन्फर्म नहीं है। जो चीज़ें उन्हें समझ नहीं आती थी वह उन्हें धार्मिक महत्व की चीज़ें समझ लेते थे। तो इस प्रकार जो पुरातत्वविद होते हैं वह अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं, और हड़प्पा सभ्यता में जो पुरातत्वविद हैं उनका महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि लिपि से कुछ भी समझ नहीं आया है। जो भी कुछ हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चला है वो सब पुरानी वस्तुओं की जांच पड़ताल के बाद पुरातत्वविदों ने ही हमें बताया है। अगला प्रश्न है हमारा, आप ये कैसे कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति एक नगरीय सभ्यता थी? हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा जो संस्कृति थी वह एक नगरीय सभ्यता थी, और उसके निम्नलिखित कारण हैं। सबसे पहला, नगर सुनियोजित और घनी आबादी वाले थे। अच्छी तरीके से नगर बसे हुए थे और घनी आबादी वाले नगर थे।
सड़कें सीधी और चौड़ी हुआ करती थीं। घर पक्की लाल ईंटों के बने थे और एक से अधिक मंजिला थे, यानी कि पक्की लाल ईंटों से बने हुए थे, कच्ची ईंटों से नहीं बने थे, और एक से ज़्यादा मंजिला थे। प्रत्येक घर में कुआं व स्नानागार थे। हर घर में कुआं मिलेगा आपको और नहाने के लिए उत्तम व्यवस्था थी। जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी जो मुख्य जल निकासी से जुड़ी होती थी। आजकल की तरह नालियाँ यहाँ वहाँ से नहीं बहती थी। पहले प्रॉपर तरीके से जल निकासी की व्यवस्था होती थी। हड़प्पन नगर में सार्वजनिक भवन देखने को मिले हैं। जो भी शादी विवाह फंक्शन हो गए उन सबको कराने के लिए सार्वजनिक भवन भी पहले देखने को मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में। लोथल में डॉकयार्ड मिले हैं जिनसे यह पता चलता है कि लोथल व्यापार का मुख्य केंद्र था। हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद नगर नियोजन लगभग भूल गए और नगर जीवन लगभग 1000 वर्ष तक देखने को नहीं मिला। तो ये सब कारण है जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति एक नगरीय सभ्यता थी। तो अगला हमारा प्रश्न है, हड़प्पाई लोगों की कृषि प्रौद्योगिकी पर हमें एक लेख लिखना है कि हड़प्पा में कृषि किस तरीके से होती थी। हड़प्पाई लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। हड़प्पाई लोगों का व्यवसाय भी मुख्य कृषि था। उत्खनन के दौरान अनाज के दानों का पाए जाना इस ओर संकेत करता है। जो भी उत्खनन हुआ, खोद हुई, उसमें अनाज के दाने मिले हैं। इससे भी पता चलता है कि यह बात एकदम सही है कि हड़प्पाई लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। किंतु कृषि की विधियों का स्पष्ट जानकारी अभी तक नहीं मिली है कि कौन कौन सी विधियों से कृषि की जाती थी, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। खेतों को जोतने के संकेत काली बंगन से मिले हैं। मोहरों पर वृषभ का चित्र पाए जाना भी इस ओर ही संकेत करता है। मोहरों पर वृषभ यानी कि बैलों का चित्र पाया गया है। इससे यह संकेत मिलता है कि खेती ही मुख्य व्यवसाय थी। इस आधार पर पुरातत्वविद अनुमान लगाते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता होगा और कई स्थलों से मिट्टी के बने हल भी मिले हैं। जो मोहरों पर बैलों का निशान मिला है उससे पुरातत्वविद यह अनुमान लगाते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का इस्तेमाल किया जाता होगा और कई स्थानों पर मिट्टी के बने हल भी मिले हैं। ऐसा भी प्रमाण मिले हैं जिनसे यह पता चलता है कि दो फसलें एक साथ उगाई जाती थीं। कुछ प्रमाण ऐसे भी मिले हैं खुदाई के पश्चात जिनसे ऐसा पता चलता है कि दो फसलें एक साथ उगाई जाती थीं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में भी आगे थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। मुख्य कृषि उपकरण कुदाल थी तथा फसल काटने के लिए लकड़ी के हत्थों पर पत्थर या धातु के फलक लगाए जाते थे। अधिकांश हड़प्पा क्षेत्रों में सिंचाई के साधनों को विकसित किया गया था क्योंकि यह क्षेत्र अर्ध शुष्क प्रवृत्ति का है। सिंचाई के मुख्य साधन नहर और कुएं थे। अफगानिस्तान में नहरों के अवशेष मिले हैं। प्राय सभी जगह कुएं मिले हैं और धौलावीरा में जलाशय मिले हैं। संभवतः सिंचाई हेतु इसमें जल संचय किया जाता होगा। इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि जो हड़प्पाई लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।